मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जब चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उनने थोड़ा छेड़ दिया। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनत ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था। और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं, घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, शकुनी, चौपड़ ये याद आते हैं? माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमको तो कन्हैया याद आते। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अत्याचार अनाचार बढ़ेगा, तब तब धर्म की रक्षा और अधर्म के नाश के लिए मैं बार बार आऊंगा, ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। लेकिन अनीति और अधर्म किसने किया? ठगी किसने की? माननीय उपसभापति जी, कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन भारतीय परंपरा खेती के बारे में उसका निर्वाह नहीं किया। रूस गए, वहां से एक मॉडल देख के आए और कहा कि रूस का मॉडल लागू करो। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने कहा यह नहीं हो सकता, भारत की कृषि की परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। प्राथमिकताएं गलत थी उपसभापति जी। 17 वर्ष तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी के पद को सुशोभित किया, लेकिन तब क्या होता था? अमेरिका से PL 480 सड़ा हुआ लाल गेहूं भारत को खाने पर विवश और मजबूर होना पड़ा। माननीय उपसभापति जी, स्वर्गीय इंदिरा जी के समय, मुझे अच्छी तरह याद है, हम छोटे थे उस समय, किसानों से जबरदस्ती लेवी वसूली का काम होता था। जबरदस्ती लेवी वसूली जाती थी। अगर 2 क्विंटल भी है तो 1 क्विंटल दे के जाओ। बिंडे खोद दिए जाते थे, रखा हुआ अनाज उठा लिया जाता था। भारत आत्मनिर्भर नहीं हुआ। स्वर्गीय राजीव जी ने भी बात जरूर की, उन्होंने बात अवश्य की एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी की, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए कोई सार्थक कदम नहीं उठाए। यहां तक कि माननीय उपसभापति जी, उदारीकरण का प्रारंभ हुआ। स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी, मनमोहन सिंह जी उस समय वित्त मंत्री थे, लेकिन उस समय भी कृषि से जुड़े उद्योगों को डी लाइसेंसिंग नहीं किया गया, क्योंकि प्राथमिकता गलत थी। और माननीय उपसभापति जी, 2004 से 2014 के बीच की मैं क्या बात कहूं। उस समय ये भारत जो प्राचीन और महान राष्ट्र है,
जिसने दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया था, उस समय घोटालों के देश के रूप में दुनिया में जाने लगे। 2G, 3G, 4G। माननीय उपसभापति महोदय, प्लीज। और तब भारत की राजनीति में, आप धैर्य से सुनिए। तब भारत के राजनीतिक चित्र पर उदय हुआ एक दैदीप्यमान सूर्य का, जिसने सारे देश को आशा और विश्वास से भर दिया। उनका नाम था नरेंद्र मोदी। कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत थी। मोदी जी के नेतृत्व में प्राथमिकताएं बदलने का काम हुआ। और खेती के लिए माननीय अध्यक्ष जी, हमारी 6 प्राथमिकताएं मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। 6 प्राथमिकताएं। नंबर 1, उत्पादन बढ़ाना। नंबर 2, उत्पादन की लागत घटाना। नंबर 3, उत्पादन के ठीक दाम देना। और नंबर 4, प्राकृतिक आपदा में ठीक राहत की राशि देना। नंबर 5, कृषि का विविधीकरण, खेती में वैल्यू एडिशन। और माननीय अध्यक्ष उपसभापति जी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी धरती सुरक्षित रहे, इसलिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का प्रयास सुविचारे ढंग से। और आज मैं कहना चाहता हूं, सिंचाई की व्यवस्थाओं में बरसों तक कांग्रेस की सरकार रही, कभी उतनी गंभीरता से ध्यान नहीं दिया गया। मैं एक नहीं अनेकों उदाहरण दे सकता हूं। मध्य प्रदेश में अगर देखें तो कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबने मिला के सिंचाई की व्यवस्था की थी केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। और जब हमारी सरकार आई तो बढ़ा के हमने कर दी थी उसको 47.5 लाख हेक्टेयर, और उसको बढ़ा के 65 लाख हेक्टेयर पे लगातार हमारा काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, रिवर लिंकिंग की बात उन्होंने की। और रिवर लिंकिंग के प्रोजेक्ट को अगर सबसे पहले साकार किसी ने किया तो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने किया। नर्मदा जी के पानी को कई नदियों में प्रवाहित करके उन्होंने जो नदियां समाप्त हो गई थी उनको जीवित करने का काम किया। भाजपा शासित राज्यों ने कई जगह काम किया। मध्य प्रदेश में भी मैं जिनका बहुत आदर करता हूं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी यहां बैठे। जब रिवर लिंकिंग की बात आई और यह कहा गया कि क्या नर्मदा जी को क्षिप्रा जी से जोड़ा जा सकता है, तब उत्तर था उधर से कि नहीं, इम्पॉसिबल। हमने कहा संभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, और तय किया कि नर्मदा जी के पानी को क्षिप्रा जी में ले जाएंगे और ले जाके दिखा देंगे। नर्मदा क्षिप्रा, नर्मदा जी गंभीर, नर्मदा जी पार्वती, नर्मदा जी काली सिंध, सबको जोड़ने का काम हुआ। और आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैन और बेतवा को जोड़ने के प्रोजेक्ट को भी स्वीकृति दे दी गई है। 20 लाख हेक्टेयर जमीन, 20 लाख एकड़ जमीन में सिंचाई सिंचाई पहली प्राथमिकता होनी चाहिए थी। बाण सागर जैसे बांध एक नहीं अनेकों बरसों तक पूरे नहीं हुए, क्योंकि खेती किसान प्राथमिकता नहीं था। आज मुझे गर्व यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, कल बात कही जा रही थी विद्वान मित्र सुरजेवाला जी, वो नहीं है माननीय सभापति जी, मेरा तो सब्जेक्ट ही खत्म हो गया, बोल के चले जाते हैं। वो कह रहे थे कि पैदा इतना हुआ खरीदी इतनी, पैदा इतना हुआ खरीदी इतनी। एमएसपी काय के लिए होती सभापति जी? अगर किसान को एमएसपी के नीचे दाम मिले तो वो एमएसपी पे बेचेगा,
अगर फसल के ठीक दाम मिले तो एमएसपी पे बेचने नहीं आएगा। अब जानते हैं माननीय सभापति महोदय, मध्य प्रदेश में सरबती गेहूं पैदा होता है। सरबती गेहूं के रेट है 4,000 5,000 रुपया क्विंटल। क्या वो भी एमएसपी पे बिकवाना चाहते हैं? हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में बासमती राइस होता है, अच्छे दाम मिलते हैं। कनाडा, अमेरिका, आज भारत का बासमती राइस धूम मचा रहा है। 40,000 करोड़ रुपए का हमने निर्यात किया माननीय सभापति। अच्छे दाम मिलेंगे तो जबरन बेचने आए, तुम तो एमएसपी पे ही खरीदो। दालों के कई बार अच्छे दाम मिलते हैं, और जब अच्छे दाम मिलेंगे तो एमएसपी पे खरीद कैसे होगा? और सब किसान पूरा बेचते नहीं है। अब उनको पता ही नहीं है कि अपने खाने के लिए भी रखते हैं। गांव में कई बार परंपरा है कि किसान कृषि मजदूरों को पैसे नहीं देते, अनाज ही देते हैं। अब उन्हें आंकड़े पढ़ दिए। अब मुझे पता नहीं खेती से मतलब है कि नहीं है। माननीय सभापति जी, क्रेडिट की, कर्ज की बात हो रही थी। मैं अभी बात कर रहा था प्रारंभ में, सकनी, चौपड़, ठगी, ये कर्ज की बात करते हैं अपने घोषणा पत्रों में, केंद्र के और राज्य के। एक बार नहीं, अनेकों बार का। जैसे ही हम सरकार में आएंगे सारे कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इनके नेता गए थे, सभाओं में गिनती गिनते थे, 2 लाख तक के कर्जे माफ 10 दिन के अंदर, और बोलते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री हटा दिया जाएगा। लोगों ने एक बार जिता दिया 18 में, इंतजार करते रहे। 10 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, 1 साल हो गया, कर्जा माफ नहीं हुआ। तो 1.25 साल में फिर से कांग्रेस की सरकार ही चली गई मध्य प्रदेश में, और दोबारा माननीय सभापति महोदय, दोबारा सरकारें वहां लौट के नहीं आई, क्योंकि ये छल और फरेब और ठगी अगर करती किसान के साथ तो कांग्रेस करती है। कांग्रेस करती है। ये तीन शब्द डिलीट होंगे। मैं क्षमा चाहता हूं माननीय सभापति जी। और अगर क्रेडिट आप देखें तो इनकी सरकार थी तब क्रेडिट मिलती थी केवल 7 लाख करोड़ की। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 25 लाख करोड़ की क्रेडिट, 25 लाख करोड़। और अभी भी अभियान चल रहा है विकसित भारत संकल्प यात्रा में। जो छूट गए आओ, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाओ, और 3-4% ब्याज की दरों पर कर्जा ले जाओ। कब कांग्रेस के जमाने में ये होता था? माननीय सभापति जी, केवल 10 सालों में जो ब्याज की सब्सिडी है वो 1,44,000 करोड़ रुपया से ज्यादा है। एक बार छोटी मोटी कर्जा माफी हो गई तो उसके बड़े गुण गाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा तो हम ब्याज में चुकाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार है। माननीय, नई बात एक है कि आप 7 लाख देते थे, हम 25 लाख करोड़ देते हैं, और किसानों की बात आप क्या जाने। माननीय फसल बीमा योजना, सभापति जी, कभी भी कांग्रेस ने फसल बीमा योजना पर ध्यान नहीं दिया। मैं जब सांसद था पहले, किसान की फसलें खराब हो जाती थी, हम गेहूं के खराब फसल के पूले तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के पास ले जाते थे और उम्मीद करते थे कुछ राहत मिलेगी। लेकिन इनके समय ऐसी फसल बीमा योजना थी कि उसकी यूनिट हुआ करती थी तहसील। मतलब एक किसान की फसल खराब होगी, राहत नहीं मिलेगी, क्लेम नहीं मिलेगा। एक गांव की खराब होगी, क्लेम नहीं मिलेगा। 10 गांव की खराब होगी तो क्लेम नहीं मिलेगा।
अगर किसी एक गांव की फसल खराब हो जाए तो भगवान से प्रार्थना करे कि पूरी तहसील की फसलें खराब हो जाए, निपट जाए, तब हमें मिलेगा। ये फसल बीमा योजना चलाती, ये फसल बीमा योजना चलती थी, तहसील यूनिट होती थी। मोदी जी के आने के बाद प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और माननीय सभापति जी, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, आज मैं बताना चाहता हूं, इस फसल बीमा योजना ने पूरे परिदृश्य को बदल के रख दिया है। माननीय सभापति जी, आप तुलना करके देख लीजिए, इनके समय नैस नाम की कांग्रेस की जब सरकार थी, फसल बीमा योजना चलती थी, उसमें ऋण के आवेदन थे केवल 3,51,00,000 और 23-24 में आए 8,69,00,000। जो नॉन लोनी अऋणी किसान आते ही नहीं थे, क्योंकि ये करते थे केवल किस बैंकों के कर्ज का बीमा। अगर धोखे से क्लेम मिल गया तो वो भी बैंक वाले अपना कर्जा काट लेंगे। किसान के पास क्या आता था? किसान को कुछ नहीं मिलता था, बैंक के लोन का बीमा होता था, किसान देखता रह जाता था। अब अलोनी किसान, नॉन लोनी किसान, इनके समय के बीमा करवाते थे, आवेदन आते थे केवल 20 लाख और अब आए हैं 5,48,00,000, 27 गुना से ज्यादा। जब कांग्रेस की सरकार थी, एक समस्या और थी, किसानों ने तो देश के अन्न के भंडार भर दिए, उत्पादन बढ़ा, बढ़ा हुआ उत्पादन फसल के उपरांत वो बेचने में अगर समय चाहिए तो रखें कहां? रखने की जगह नहीं थी। मुझे याद है माननीय सभापति जी, एक बार जब शरद जी कृषि मंत्री थे, मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मैं उनके पास आया कि हमें पीडीएस के लिए कुछ अतिरिक्त आवंटन दे दें। उनका दे कहां से दें, तुम प्रोक्योरमेंट कितना करते हो? तब मध्य प्रदेश से ज्यादा प्रोक्योरमेंट नहीं होता था, लेकिन हमने संकल्प लिया और मुझे कहते हुए गर्व है कि कृषि के उत्पादन को मध्य प्रदेश में 2004-05 में, जब कांग्रेस की सरकार थी, वो लगभग 1,19,00,000 मीट्रिक टन था, बढ़ के उस समय की बात बता रहा हूं मैं, 6,19,00,000 मीट्रिक टन हो गया था। अब हमारे सामने समस्या आई कि रखें कहां? खेत में गेहूं, खलिहान में गेहूं रखने की जगह नहीं, क्योंकि बियर हाउस तो कांग्रेस के जमाने में कभी बने नहीं। रखें कहां? और जब रखने की व्यवस्था नहीं थी तो औने पौने दाम तो बेचना पड़ता था। ना कोल्ड स्टोरेज थे, ना बियर हाउस थे, ना राइपनिंग चैम्बर थे, ना ग्रेडिंग साल्टिंग की व्यवस्था थी, और उसके कारण औने पौने दाम पे कई बार किसान को अपने उत्पाद को बेचना पड़ता था और लॉसेस भी बहुत होते थे। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की योजना बनी और योजनाबद्ध तरीके से तय किया कि किसान का उत्पाद रखने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है माननीय सभापति जी कि बढ़ते हुए भंडारण को बढ़ते हुए उत्पादन को देखते हुए इस एग्रीकल्चर इंफ्रा फंड, कल कह रहे थे सुरजेवाला जी, इतना प्रावधान था, इतना ही हुआ। अब वो पता नहीं कौन से साल के आंकड़े पढ़ लेते हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, 2020 में प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए के एग्री इंफ्रा फंड की घोषणा की थी। आप केवल कहते रहे, मैं कांग्रेस के घोषणा पत्र उठा के बता सकता हूं। कई बार कहा हम कुछ प्रत्यक्ष सहायता 2004 में कहा, 2009 में कहा हम प्रत्यक्ष सहायता कुछ किसान को देने की योजना पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। आपने कभी डायरेक्ट एक पैसा नहीं दिया। मुझे आज कहते हुए खुशी है, छोटे छोटे किसान, लघु सीमांत, कई बार खाद के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, कई बार बीज के लिए पैसे की जरूरत पड़ती, तो उनको जाना पड़ता है
सूद पर पैसा देने वालों के पास। लेकिन इस तकलीफ को भी कभी कांग्रेस ने नहीं पहचाना, क्योंकि किसान कांग्रेस की प्राथमिकता नहीं रहे। पहचाना तो नरेंद्र मोदी जी ने पहचाना, मानिए नरेंद्र मोदी जी ने। और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये वास्तव में किसानों का सम्मान था, उनके भाव का सम्मान था। वो टिक सके कृषि और खेती के काम में, इसलिए इस योजना को बनाया गया। 2004 में आपने कहा नहीं किया, 2009 में आपने कहा नहीं किया, लेकिन आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मोदी जी ने 3 किस्तों में 6,000 रुपया हर साल, और ऐसे नहीं डीबीटी के माध्यम से, बीच में कोई बिचौलिया नहीं। एक प्रधानमंत्री जी इस देश में हुए थे जो कहते थे 1 रुपया देते हैं 15 पैसा पहुंचता है, लेकिन मोदी जी ने कह दिया ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। इसलिए एक डालते हैं तो सीधा 1 रुपया ही पहुंचता है। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। माननीय सभापति महोदय, 3 किस्तों में जब 2-2 हजार रुपया गरीब किसान के पास पहुंचता है